हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था को कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 8 मई से लेकर 14 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपसे परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न मिस नहीं होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए हालिया निर्णय, आरबीआई द्वारा की गई घोषणाएं और 12 मई को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज को मिलाकर लगभग 20 लाख करोड़ का विशेष वित्तीय पैकेज बनता है, जो कि भारतीय जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। यह विशेष वित्तीय पैकेज मजदूरों, किसानों, ईमानदार टैक्स पेयर्स, एमएसएमई और कुटीर उद्योगों के लिए है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्निंग सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और सप्लाई चेन को भारत के 5 पिलर्स बताया है। व्यापार के लिए 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी वर्किंग फैसिलिटी की घोषणा की गई है। इसमें एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भी शामिल किया गया है। संकट से जूझ रहे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ के सब ऑर्डिनेट डेब्ट की बात की गई है। एमएसएमई फंड ऑफ फंड के जरिए 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा की गई थी कि सरकार अगले 3 महीनों के लिए एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के बदले 12% की दर से ईपीएफ का भुगतान करेगी। अब ईपीएफ की दर को 12% से घटाकर 10% किया गया है। डिस्कॉम में 90,000 करोड़ रुपए के इन्फ्यूजन की घोषणा की गई है। कर संबंधी घोषणाओं के अलावा एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। जहां पहले एमएसएमई को परिभाषित करने का क्राइटेरिया निवेश था, वहीं अब निवेश और टर्नओवर को मिलाकर कंपोजिट क्राइटेरिया तैयार किया गया है। पहले एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस 2 तरह से क्लासिफाई की जाती थी, वहीं अब इस क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया गया है। 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ के टर्नओवर वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योगों के तहत रखा गया है। 10 करोड़ के निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले उद्योग को लघु उद्योग के तहत रखा गया है। तो वहीं 20 करोड़ के निवेश और 100 करोड़ के टर्नओवर वाले उद्योग को मध्यम उद्योग के तहत रखा गया है। किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ के एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड की घोषणा की गई है। इसके अलावा किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड स्पेशल ड्राइव के जरिए कंसेशनल क्रेडिट भी दिया जाएगा। वन नेशन वन कार्ड के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी कार्ड्स की घोषणा की गई है। इसे अपने राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी देश में किसी भी राशन की दुकान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार नॉन पीडीएस कार्ड होल्डर्स को 2 महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और प्रति किलो 1 किलो चना भी मुहैया कराएगी। शहरी गरीबों और प्रवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहनीय किराए का घर मुहैया कराया जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को सीएचसी यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत राज्यों को आवश्यकता के आधार पर धनराशि जारी करने को कहा गया है। दरअसल कोविड-19 के प्रकोप की वजह से राजस्व में कमी आई है। साथ ही अन्य रिलीफ पैकेज में वित्त पोषण की आवश्यकता भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट का लगभग 22% केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर खर्च होना है। केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं केंद्र राज्य द्वारा वित्त पोषित और राज्य द्वारा लागू की जाती हैं। सामान्यतः इन परियोजनाओं में केंद्र राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी 60/40 के अनुपात में होती है, लेकिन कुछ परियोजनाओं के लिए यह अलग भी हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए इन परियोजनाओं में केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 90/10 के अनुपात में होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह हिस्सेदारी 100% होती है। हाल ही में दिल्ली स्थित
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने कॉलेजियम प्रणाली से होने वाली नियुक्ति से संबंधित सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में 8 उच्च न्यायालयों के 68% से अधिक अधिवक्ताओं की राय थी कि नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली सक्षम न्यायाधीशों के चयन को सुनिश्चित करती है। कॉलेजियम प्रणाली न तो संसदीय अधिनियम द्वारा न ही संविधान के किसी प्रावधान द्वारा बनी है। इसका विकास सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हुआ है। 1993 में सेकेंड जजेस केस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम सिस्टम की एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की थी। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल करने का नियम दिया गया था। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए इस कॉलेजियम से सलाह लेना आवश्यक कर दिया गया है। बाद में 1998 के तीसरे जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के स्थान पर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को कॉलेजियम में शामिल करने का निर्णय दिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति इस तरीके से कॉलेजियम द्वारा तय किए गए नाम के आधार पर ही होती है। किसी अधिवक्ता को न्यायाधीश बनाने के मामले में सरकार केवल कॉलेजियम द्वारा दिए गए नामों की आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करवाने तक ही अपनी भूमिका निभाती है। आईबी की रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार कॉलेजियम के पास स्पष्टीकरण के लिए फिर से नामों को भेज सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम ने उन्हीं नामों को वापस भेज दिया तो सरकार उन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विभिन्न देशों में लॉकडाउन की तुलना करते हुए स्ट्रिंजी इंडेक्स तैयार किया है। इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया भर में सबसे कड़े लॉकडाउन को लागू करने वाले देशों में से एक है। ऑक्सफोर्ड की टीम ने सरकारों द्वारा कोविड-19 के लिए दिए गए रिस्पांस से जुड़े 17 संकेतकों के आधार पर इन आंकड़ों को तैयार किया है। इन संकेतकों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने, प्राइवेट इवेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने और स्टे एट होम की नीतियों को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में कोविड-19 के मामलों के नियंत्रण में 0 स्कोर मिलने के कारण सिफारिशों को लागू करने में भारत का स्कोर 0.7 रहा है। हाल ही में एफआरए यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसे एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2020 के दौरान वनों की कटाई में कमी आई है। इसका कारण सतत प्रबंधन को बताया गया है। इसमें 1990 से 2020 तक वनों की स्थितियों का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से अभी तक हम 178 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्रफल खो चुके हैं। दुनिया भर में अफ्रीका में 2010 से 2020 के दौरान सालाना कुल वन क्षेत्रफल के लॉस की दर सर्वाधिक रही। वहीं एशिया 2010 से 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया हासिल करने वाला क्षेत्र था। दुनिया भर के वनों में सबसे ज़्यादा हिस्सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है। दुनिया के 54% से ज़्यादा वन केवल 5 देशों रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चीन में हैं। हाल ही में ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 88 देशों में शामिल है जो 2025 के लिए निर्धारित ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। भारत की पहचान उस देश के तौर पर भी की गई है जहां घरेलू स्तर पर कुपोषण में असमानता की दर बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट में असमानता को कुपोषण का कारण माना गया है। इसके अनुसार दुनिया में हर 9 में से 1 व्यक्ति भूखा है, वहीं हर 3 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है। हाल ही में NBRIC यानी नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्सेज इंडाइजेशन कंसोर्टियम खबरों में रहा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत गठित यह संस्था एक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसका मकसद कोविड-19 की वैक्सीन, थेरेपी, डायग्नोस्टिक्स आदि के क्षेत्रों में स्वदेशी नवाचार में तेजी लाना है। यह बायोमेडिकल रिसर्च के लिए एक मेक इन इंडिया पहल है। साथ ही यह बायोमेडिकल रिसोर्सेज के उत्पादकों या निर्माताओं की पहचान भी करता है। इसके अलावा उनकी ज़रूरतों और क्षमताओं का आकलन करता है। यह नीति नियंताओं और निर्माताओं के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। इसे कैंप यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म के द्वारा होस्ट किया जा रहा है।
सी कैंप भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ही पहल है। यह भारत के लाइफ साइंसेस के क्षेत्र में तकनीकी आधारित नवाचारों का प्रमुख केंद्र है। हाल ही में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित करने को मंजूरी दे दी है। यह प्रयोग भारत बायोटेक के नेतृत्व में कोविड-19 के लिए उपचार के तौर पर किया जाएगा। इस परियोजना को CSIR के न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के तहत मंजूरी मिली है। इस परियोजना में अकादमी की ओर से नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, जबकि औद्योगिक स्तर पर प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजीज गुरुग्राम और भारत बायोटेक शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 वायरस को बेअसर करने में सक्षम, अत्यधिक प्रभावी और विशिष्ट मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना है। हाल ही में JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने कम लागत और कम ऊर्जा खपत वाले फोटो डिटेक्टर को तैयार किया है। JNCASR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह डिटेक्टर कमजोर स्कैटर्ड लाइट का पता लगा सकता है और इस तरह यह अवांछित गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। इस डिटेक्टर का रिस्पांस टाइम 40 माइक्रोसेकंड का है। इसमें अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड तक व्यापक स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करने की क्षमता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में 2018 के लिए एकत्र किए गए आंकड़े जारी किए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी इन आंकड़ों के मुताबिक 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर 20 थी, वहीं मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्रमशः 6.2 और 32 रही। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक 48 रही, जबकि नागालैंड में सबसे कम 4 रही। इस मामले में खास बात बिहार के साथ देखी गई। यहाँ शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय आंकड़े के बराबर यानी 32 रही, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा जन्म दर के मामले में बिहार अव्वल रहा। यहाँ जन्म दर 26.2 आंकी गई, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 11.2 जन्म दर के साथ अंतिम पायदान पर रहा। मृत्यु दर के आंकड़े सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड किए गए। यहाँ मृत्यु दर 8 रही, जबकि दिल्ली में यह सबसे कम 3.3 रही। हाल ही में 9 मई को भारत के उदारवादी राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई। वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 9 मई 1866 को जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय इतिहास में नरम दल के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। ग्रेजुएशन खत्म करके वे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना में सदस्य के तौर पर शामिल हुए। 1889 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1905 में ही उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका मकसद लोगों को भारत की सेवा में समर्पित हो जाने की ट्रेनिंग देना था। 1908 में उन्होंने रानाडी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की, जहां एक तरफ हुए जाति प्रथा और छुआछूत के विरोधी थे, वहीं महिला शिक्षा की वकालत की। 1909 के पार्लियामेंट्री सुधारों की फ्रेमिंग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे ब्रिटिश इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी के आलोचक और विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उन्होंने जन प्रकाश और हितवाद जैसे अखबारों को प्रकाशित किया। उन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पर भी याद किया जाता है। हाल ही में भारतीय थल सेना ने पहली बार सेना में 3 वर्षीय टूर ऑफ ड्यूटी या 3 ईयर शॉर्ट सर्विस की योजना को प्रस्तावित किया है। शुरुआत में अधिकारियों और अन्य रैंकों के लिए सीमित संख्या में वैकेंसी का विचार है, इसके बाद में बढ़ाया जा सकता है। दरअसल इस योजना से सेना में वेतन और पेंशन पर होने वाले व्यय में काफ़ी कमी आ सकती है और इसी बीच राशि का इस्तेमाल सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकता है। सेना का मानना है कि यह स्वैच्छिक होगा, साथ ही चयन के मापदंडों में कोई कमी नहीं होगी। हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक साल फॉरेस्ट टॉर्टाइज की लगभग 90% आबादी पैन यानी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से बाहर है। साल फॉरेस्ट टॉर्टाइज भारत में पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनको IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इनका शिकार मुख्य रूप से भोजन, डेकोरेटिव मांस और अंतर्राष्ट्रीय वन जीव व्यापार के लिए किया जाता है।
हाल ही में 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। 8 मई को ही एक अन्य महत्वपूर्ण दिवस विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय आयुष एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। हाल ही में प्रसिद्ध निर्देशक यानी डायरेक्टर रॉब गिब्स का निधन हो गया है। हाल ही में टाटा ग्रुप ने फार्मेसी कंपनी जेनरिक आधार में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में अजिंक्य रहाणे को एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक ऐप है। हाल ही में दिया मिर्जा को यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनके कार्यकाल को 2 वर्षों तक बढ़ाया गया है। ये इस पद पर 2022 तक बनी रहेंगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार आयोजित किया गया है। हाल ही में अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन का ऋण दिया है। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप नैनो साइंस सॉल्यूशन ने धुलकर पुनः उपयोग किया जाने वाला मास्क को विकसित किया है। इस मास्क को 50 बार धुलकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। हाल ही में 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। प्रवासी पक्षी के आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है तथा दूसरी बार यह अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में रिलायंस जियो ने अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं और नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर लंबे नए मार्ग का उद्घाटन किया है। इस मार्ग के बन जाने से अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए भारतीय भूभाग पर लगभग 84% तथा 16% चीन के भूभाग पर यात्रा करना पड़ेगा। यह नया मार्ग लिपुलेख दर्रे से होकर बनाया गया है। हाल ही में असम राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है। इस फीवर से असम में लगभग 2500 सूरों की मौत हो गई हैं। हाल ही में राहुल देव पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति बने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे राहुल देव। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 0% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेटर कुमार संगकारा को पुनः मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में महिंद्रा कंपनी ने ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म के तहत महिंद्रा कंपनी अपने वाहनों तथा उसकी एसेसरीज की बिक्री करेगी तथा अपने ग्राहकों को एक्सचेंज तथा इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करेगी। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है। इस वाहन में ऐसे कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा जिससे संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। इसके तहत 1200 करोड़ का समझौता किया गया है। हाल ही में अमेरिका के बाद जापान ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आप याद रखेंगे इसको। हाल ही में हॉकी रेफरी पंडाडा कुटुप्पा का निधन हो गया है। इनका संबंध कर्नाटक से है।
हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ समझौता किया है। हाल ही में आई यूएनआईसीईएफ यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लोग भारत में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। भारत में 2019 में लगभग 50 लाख लोग विस्थापित हुए थे। इस रिपोर्ट में फिलीपींस दूसरे तथा बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट के नेटवर्क IFCN यानी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए व्हाट्सएप पर चैटबॉट लॉन्च किया है। हाल ही में IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में 30% की कमी आई है। हाल ही में IAMA यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 227 मिलियन एक्टिव यूजर तथा शहरी क्षेत्र में 205 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। हाल ही में इजराइल ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया है। यह दिवस वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए दूसरे परमाणु परीक्षण की याद में प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। पहले यह संख्या 88 थी। हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक बोम्बदेवरा चंद्रवदन हैं। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोम्बदेवरा चंद्रवदन। हाल ही में DPS नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। हाल ही में प्रतिष्ठित इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता किया है। हाल ही में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया है। इस मिशन के लिए भारतीय नेवी ने INS केसरी को तैनात किया है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया फॉर ऑल इन द रीजन। हाल ही में UN यानी यूनाइटेड नेशंस और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $6.7 अरब जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। इसके तहत 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का हेल्थ कवर प्रदान किया जाएगा। हाल ही में ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन ने $3.35 बिलियन में हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी 5.7% हिस्सेदारी बेची है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिला को 4,000 रुपये तथा डिलीवरी के बाद 12,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में सैमसंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है। इस मामले में एप्पल प्रथम स्थान पर है। हाल ही में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इस दिवस की थीम नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स घोषित किया गया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है। हाल ही में बेंगलुरु महानगर पालिका
ने श्वसन स्वास्थ्य संबंधी जांच की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रतिष्ठित गायक लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया है। हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर तेल हबीब में स्थित अपनी एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। हाल ही में पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में युंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। यह झारखंड कैडर 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। हाल ही में कुछ और नौ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। अजय तिर्की ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। अरविंद कुमार सिंह ने MSME मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। हाल ही में बेंगलुरु हवाई अड्डा यानी केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब स्काई ट्रैक्स जीता है। हाल ही में सऊदी अरब ने 1 जुलाई से वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। हाल ही में प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। इसके लेखक शाही परिवार के पत्रकार ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरंड हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाल ही में झारखंड राज्य की सोहराई खोवा पेंटिंग को GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। यह पेंटिंग झारखंड राज्य की आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। इसी के साथ तेलंगाना की तेलिया रुमाल को भी GI टैग प्रदान किया गया है। इससे पहले निम्नलिखित को GI टैग प्रदान किया जा चुका है, जैसे मणिपुर के ब्लैक राइस को, गोरखपुर के टेराकोटा को, वहीं तमिलनाडु के किट्टाई मिट्लाई को। जम्मू और कश्मीर के कश्मीरी केसर को GI टैग प्रदान किया जा चुका है। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने प्रवासी मजदूरों के लिए स्नेहर पोरोस योजना की शुरुआत की है। हाल ही में नगर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों की उड़ान लाइसेंस की वैधता को 90 दिन बढ़ा दिया है। हाल ही में चीन ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। यह शतरंज से संबंधित पहला ऑनलाइन कप है। चीन में आयोजित होने वाली कुछ प्रतियोगिताएं निम्नलिखित हैं, जैसे एशियन यूथ गेम्स 2021, 19वां एशियन गेम 2022 जिसका शुभांकर स्मार्ट ट्रिपलेट्स है। विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन भी चीन में ही होगा। एशियन पैरा गेम्स 2022 का आयोजन चीन में होगा। इसका शुभंकर फेई है। हाल ही में सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। हाल ही में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में भारत में होने वाले फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 17 महिला कप को वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। हाल ही में मनोज आहूजा CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। यह उड़ीसा कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। हाल ही में सैमसंग इंडिया ने तमिलनाडु राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य छोटे एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में गोल्ड भंडार 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के तंजावुर नेति वर्क्स यानी दलदली पौधों से निर्मित और
आराम बाबूर वुड वर्किंग जो कि लकड़ी की नक्काशी है को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में पहली बार 15 सितंबर 2003 को दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्रदान किया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। हाल ही में इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। हाल ही में प्रसिद्ध गायिका बेट्टी राइट का निधन हो गया है। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ग्रैमी अवार्ड को जीता था। हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड दूसरे तथा फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। भारत इस इंडेक्स में 74वें स्थान पर रहा है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। हाल ही में वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी हैं। यह कर्नाटक कैडर 1991 बैच की IAS अधिकारी हैं। हाल ही में NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है। हाल ही में अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में 3% की कमी आई है। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है। हाल ही में ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है। PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आस्था को ज्वाइन कर लें। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।